देन है शुभांकर, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मीन ऑफ यस सर। हाँ देखो इसमें क्या डाउट है तुम्हें, x एक रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल θ1 और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मीन x बार की ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2.3 x बार की, और इफ द पैरामीटर स्पेस तुम्हें दे रखा है 0 1 2 3, ठीक, और पूछ रहा है कि एमएलई थीटा का क्या होगा। तो एमएलई का डेफिनेशन क्या है कि तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल, देखो सिंगल रैंडम में क्या है, जो पीडीएफ होगा वही लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। अभी एक एक क्वेश्चन सबका डिस्कस करते हैं, वापस आता हूँ जिनका मोर देन वन क्वेश्चन है फिर डिस्कस कर लेंगे अभी, तो है ना, एटलीस्ट डिस्कस करेंगे, जो होगा ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में होगा, ये अगले है ना, कभी कभी तो होगा ही। सो ये है, अब ये पीडीएफ क्या होता है इसका, 1/√2π e की पावर -12 x माइनस थीटा होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये सिग्मा 1 है ना, तो ये जो तुम्हारा पीडीएफ होगा नॉर्मल θ1 का वही लाइक्लीहुड है। और क्या लगता है ये कब मैक्सिमम होगी, ये पीडीएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर देगी? सर लाइक्लीहुड निकाला था तो सर एक्स बार आ रहा था, तो एक्स बार तो सर दिया हुआ है 2.3, तो जी जी जी, जैसे आप यहाँ से उसमें दे रहा था एल डैश थीटा निकालोगे, थीटा बराबर एक्स बार आ जाएगा, सही बात है, लेकिन एक्स बार की वैल्यू कितनी है सर 2.3 दिया है इसमें तो। लेकिन एमएलई का डेफिनेशन क्या होता है, सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, थीटा की वो वैल्यू जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, और थीटा कहाँ से आता है, किस सेट से आता है, पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस। तो आपका एमएलई इसी पैरामीटर स्पेस में से एक होना चाहिए, या 0 1 2 3 इनमें से ही कोई एक एमएलई होगा। ये 2.3 दे रखा है लेकिन ठीक है, लेकिन वो 2.3 कभी एमएलई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो थीटा की वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये समझो कि आपके पास ऐसा सेट है, ये है आपके पास 1/√2π e की पावर, डबल डिफरेंशिएट करके मतलब वो चेक करना पड़ेगा क्या कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, फिर उसके हिसाब से कि पास वाला कौन सा वैल्यू है, किधर साइड हाँ डिक्रीजिंग नहीं होगा, देखो ध्यान करना से, पड़ेगा क्या? ये डोमेन है इस फंक्शन का, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये डोमेन है, डोमेन में 4 नंबर ही है, तो इन्हीं चारों में से किसी एक पे मैक्सिमम होगा। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे आप सिंप्लीफाई किया एक्स बार आ गया मतलब थीटा, तो जैसे कहने को जैसे ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, तो ग्राफ बनाएंगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो लेगी वो थीटा पे लेगी, मतलब थीटा जो आपके पास एक्स बार है वो 2.3 पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो डोमेन में ही नहीं है 2.3, तो मुझे देखना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो आपके डोमेन में क्या क्या है, 2.3 है ये, तो इसके पीछे यहाँ 2 होगा, इसके आगे यहाँ 3 होगा, इधर 1 रहा होगा, है ना, इधर 0 होगा, लेकिन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी लाइक्लीहुड फंक्शन, ग्राफ बना रहा हूँ मैं लाइक्लीहुड फंक्शन का, थीटा के रेस्पेक्ट, ये थीटा है और इधर लाइक्लीहुड फंक्शन एक्स वर्सेस वाई होता है ना, तो एक्स एक्सिस में थीटा है, वाई एक्सिस में लाइक्लीहुड फंक्शन है, लेकिन ये 2.3 पे मैक्सिमम, 2.3 डोमेन में नहीं, तो मुझे डोमेन का वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए। तो आप देखो इस 2.3 के नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देगी ये, क्या यस सर, 2.3 के क्लोज कौन सा है, 2 है या 3 है? 2 है सर। हाँ, क्योंकि इस पे मैक्सिमम थी तो इस पे ज्यादा वैल्यू आएगी, 2.3 पे ज्यादा वैल्यू आएगी, और वो इनफैक्ट सॉरी 2.3 के पीछे क्या, 2 पे ज्यादा वैल्यू आएगी देन 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 2.3 ज्यादा दूर है तो वैल्यू कम हो गई, जैसे ऐसे समझो ये पीक है ना, सो ये 2.3 है, तो इसके जो जितना क्लोज होगा तो ये 2 है, 3 थोड़ा दूर चला गया तो इस पे जो वैल्यू कम आएगी इस पे ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 इज द एमएलई इन दिस क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 2 इसके सपोर्ट में है, या बोलूं कि डोमेन में है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी। तो जो भी लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो पैरामीटर स्पेस होता है, और हमेशा एमएलई का आंसर पैरामीटर स्पेस में से ही होगा, उसके बाहर का नहीं हो सकता। डेफिनेशन है ये कि द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम, और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है जो पैरामीटर स्पेस में है, पैरामीटर स्पेस क्या है 0 1 2 3, तो इसीलिए तुम अलग अलग वैल्यू रख के भी चेक करो तो 2 पे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो इसीलिए आंसर 2 है इसका। यस सर। तो ये आपको देखना है कि उनमें से किस पे मैक्सिमम है। तुम्हारे बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, अब मैं इसका देखता हूँ, आदित्य ने जो भेजा है, एक एक करके जो इनके मोर देन वन क्वेश्चन एक एक करके आते हैं हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 जो आदित्य ने भेजा है, क्या है ये, राम रोल सब पे बोलो सर। उसका वो अदरवाइज के बाद वाला जो पार्ट है वो जरा बस बता समझा दो। ठीक है,
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम रोल्स अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, तो उसने फेयर डाइस के पेयर को फेंका, तो 1 1 से लेके 6 6 तक 36 आउटकम है। सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द अपर फेस इज 5 6 10 11, 5 6 10 11, ठीक, 12, ये सब है तो उसको मिलेगा गोल्ड, ठीक। तो इसके अलावा क्या क्या बच गया सम में, 2 3 4 7 8 9, ये बचा। चलो ये नॉट गोल्ड वाले, मतलब शुरू में उसको गोल्ड, अगर पहली बार में ही ये आ गया सम पेयर में तो उसको गोल्ड मिलेगा, और अदरवाइज ये वाला केस है, अदरवाइज तो ये अदरवाइज वाला केस है अभी तत्काल। द ही रोल्स अ पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन, अच्छा अगर इनमें से कुछ आया तब उसने फिर से डाई को रोल किया, अगर 2 3 4 5 4 7 8 9, यही बच गया ना। तो देख लो भाई, ये पॉसिबिलिटी टोटल 2 से 12 तक होती है ना, तो अगर इनमें से कोई एक आया तो वो फिर से डाई को रोल किया, राइट, एंड विन्स अ सिल्वर कॉइन इफ द सम ऑफ द नंबर shown on the upper faces in the second throw is same as the sum of the number in the first throw। तो पहली बार में जो सम मिला सेकेंड टाइम में भी वही सम मिला, तब जाके उसको सिल्वर मिलेगा, ठीक। तो देखो ये तो पक्का है, तो गोल्ड होता तो इनमें से एक आया होगा, मुझे सिल्वर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट, तो मुझे Yes. चाहिए सिल्वर की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ गोल्ड और अ सिल्वर कॉइन, तो गोल्ड और अ सिल्वर का, गोल्ड के लिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, तो कर लिया होगा तुमने, ठीक। सिल्वर की हाँ बात कर, अब सिल्वर क्या होगी, सो पहले बार में सम अगर 2 आया मान लो, तभी वो है ना, इनमें से कोई एक आया होगा पक्का है, तभी दूसरे चांस में टॉस करेगा वो, अदरवाइज टॉस ही नहीं करेगा। सेकंड टॉस, तो पहली बार में सम मान लो 2 आया और सेकंड टाइम में भी सम 2 आ गया, तब वो जीतेगा। या पहली बार में सम 3 आया और सेकंड टाइम में भी सम 3 ही आ गया, तब वो सिल्वर जीत सकता है। पहली बार में सम 4 आया, दूसरी बार में भी सम 4 ही आ गया, तब वो सिल्वर जीत सकता है। पहली बार में सम 7 आया, दूसरी बार में भी सम 7 आया, तब सिल्वर जीत सकता है वो। पहली बार में सम 8 आया, दूसरी बार में भी सम 8 आया, तब वो सिल्वर जीत सकता है। पहली बार में सम 9 है और दूसरी बार में भी सम 9 है, तब वो सिल्वर जीत सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी अब ये निकालो, और डाइस तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो अलग अलग कर लो इसको, क्या दिक्कत है। तो ये S1 S2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोलना हूँ मैं, ठीक है। S1 S2 क्या आइडेंटिकली, S1 क्या है, सम ऑन द फर्स्ट थ्रो, पेयर को पहली बार जो फेंका था, S2 सम ऑन द सेकेंड थ्रो, और चूंकि पहले थ्रो और सेकेंड थ्रो में कोई रिलेशन नहीं, मतलब दूसरे, कहने का मतलब मेरा ये है कि दूसरे थ्रो में क्या आएगा वो इस पर डिपेंड नहीं करना पहले थ्रो में क्या आया। हाँ बट ये है कि वो ये नहीं आया, ये पक्का है, तभी दूसरा थ्रो हुआ है। तो पहली बार में सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, कितने आउटकम है, एक ही तो है ना, टोटल 1 1 एक है टोटल 36 में से, तो इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि इसका भी सेम ही आएगा दोनों का। सम 3 आने का 2 ही आउटकम होगा, 1 2 2 1, 2/36 का स्क्वायर। सम ठीक है 4 सर। आने का हो जाएगा, अब हाँ सर हो जाएगा। स्क्वायर कर लो, यही है। तो ये इसको मैं वो करके लिखा हूँ, अदरवाइज मैं शॉर्ट में लिखता था, ऐसा लिख सकता था कि प्रोबेबिलिटी S1 इज इक्वल टू S2, और इसको ओपन करोगे तो समेशन S1 इज इक्वल टू फॉर स्मॉल एक्स एंड S2 इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी अलग अलग कर लो चाहो तो, एंड x फ्रॉम ये वाली वैल्यू है 2 3 4, मतलब जो भी पॉसिबल है ये वाली, अदरवाइज में 2 3 4 7 8 9, इस पे सम कर लो, वही बात है जो यहाँ लिखा है मैंने चीज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जो है जिनका है, चलो तो नेक्स्ट शुभांकर तुम्हारा आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, और कौन सा रह गया, चलो आयुष ने सॉल्व कर दिया, नेहा पांडे, चलिए नेहा देखते हैं इनका क्या डाउट है। तो ये कह रहे कि 5 नंबर देखिए कि x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू, ओके। x1 x2 xn आपका है IID नॉर्मल म्यू म्यू, मतलब एक ही पैरामीटर है एक्चुअली, और म्यू मोर देन 0, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बोला समेशन एक्स आई सफिशिएंट है, समेशन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट है, दोनों मिल के सफिशिएंट है। इफ द पैरामीटर इज 1 डायमेंशनल देन सफिशिएंट मे बी 2 डायमेंशनल, यस। इसमें क्या तो डाउट है इसमें आपको,
सर इसमें ऑप्शन बी भी तो सफिशिएंट होगा ना, ऐसा नहीं एक नहीं, थ्योरम है कि अकेला नहीं होगा, अकेला नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है, जब आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे ना, जैसे एग्जांपल के बता दूं मैं, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में अकेला एक्स स्क्वायर एक्स बार सफिशिएंट नहीं हो सकता। और वहां आप देखते होंगे अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर भी होता तो एक्स बार और एस स्क्वायर मिलके जॉइंटली सफिशिएंट होते हैं, अगर दोनों अननोन है तो। सर अगर दोनों सेम होते हैं पैरामीटर से थीटा थीटा कॉमा थीटा है या म्यू कॉमा म्यू है, तो ऐसा मैंने एक थ्योरम देखा है कि समेशन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट होता है, मिनिमल सफिशिएंट। हाँ, मिनिमल तो सर सफिशिएंट अलग चीज है, तो सफिशिएंट अलग सर चीज। हम्म। मिनिमल सफिशिएंट चीज तो सफिशिएंट भी होता है ना। जी, तो तो सर इसमें बी ऑप्शन। अकेला एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, मिनिमल सफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये होता है ना। यस यस सर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये भी नहीं होगा। आप चेक करो कहाँ आपने थ्योरम देखा, एक बार चेक करके बताओ मुझे। वो भी आप श्योर नहीं हो या मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ आपके आंसर पे, एक बार आप चेक करो आप, ठीक है। सर अभी मिनिमल सफिशिएंट होने के लिए हेलो सर इसी हाँ हाँ इसी पीडीएफ में एक क्वेश्चन है, उसमें नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा है, उसमें सफिशिएंट ये समेशन एक्स आई स्क्वायर को सफिशिएंट स्टैटिस्टिक लिया है। मैं आपको सेंड करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ट्राई करते हैं। अभी देखिए आप जब, हाँ कोई बता रहा था, बताओ भाई। मैं ये बोल रहा था कि मिनिमल सफिशिएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट प्लस अगर सफिशिएंट है तो मिनिमल होता है ना। हाँ वो थ्योरम है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे राइट। क्या है कि आप जो पैरामीटर है वो म्यू का म्यू मतलब सिंगल पैरामीटर मतलब एक पैरामीटर ना मतलब, ठीक है। और उसका जो जो सफिशिएंसी वाला आ रहा है वो क्या आ रहा है, दो आ रहा है, समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो मिनिमल कभी नहीं हो सकता, मतलब वो कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकता। हम्म। तो कंप्लीट कभी नहीं होगा। और कभी भी जो है कि जब सिंगल मतलब पैरामीटर है तो मतलब अगर सेम है तो जॉइंटली सफिशिएंट ही होगा, क्योंकि वो सिंगल तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो फर्स्ट पार्ट भी सही हो जाएगा क्योंकि समेशन एक्स आई भी तो होगा। हाँ वही बोल रहे हैं एक्चुअली, तुम लाइकलीहुड वो निकालोगे ना, तुम सिंपली फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लो ना। हाँ, तो दोनों दोनों के लिए आएगा। हाँ, फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या है, हम्म। आप ये देखो क्या सिर्फ समेशन एक्स आई स्क्वायर के साथ पैरामीटर है, वो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो वो नहीं होगा। ये हाँ, सिंपली फैक्टराइजेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। नहीं तो जैम में मिनिमल सफिशिएंट है भी नहीं, तो जैम वाला बच्चों को पढ़ना भी नहीं है मिनिमल सफिशिएंट, तो उतना सोचने हाँ, की लेकिन जरूरत मतलब ऐसा कर सकते हैं, उस थोड़ा सा नहीं। दिमाग लगाकर उस तरह से। सर हाँ क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड करी हूँ। जी जी जी। तो इसमें कौन से क्वेश्चन में? सबसे लास्ट में है, नॉर्मल थीटा कॉमा हाँ थीटा हाँ, है वो, तो इसमें ऑप्शन बी ट्रू है। नहीं वो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के देखना पड़ेगा। चलिए हम लिख के देखते हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा लाइक्लीहुड फंक्शन हाँ लिखते हैं। देखिए, सो 1/√2 पाई सिग्मा की जगह रूट म्यू, ठीक, ई की पावर माइनस, अभी तो मैं सिर्फ पीडीएफ लिख रहा हूँ, बाद में इसका लाइक्लीहुड बनाते हैं, तो या इसमें प्रोडक्ट लगा देंगे। चलिए, आई फ्रॉम 1 to n, सो यहाँ आपके पास हो गया ई की पावर माइनस है ना हाफ, मतलब 2 म्यू स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 पाई की पावर n, 1/√म्यू की पावर n, ठीक। अब यहाँ से e की पावर माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर समेसन एक्स आई या माइनस म्यू का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। अब इसको आप ओपन कीजिए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो 1/√2 पाई की पावर n, एंड इसको रहने दीजिए 1/√म्यू की पावर n, एंड इसको ओपन कीजिए आप, तो ई एक्स पी में लिख देता हूँ माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए तो ये बनेगा समेसन एक्स आई स्क्वायर प्लस n म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू समेसन एक्स आई। मैंने क्या किया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करके समेसन लगा दिया, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया ये चीज़। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, सो 1/√2 पाई की पावर n है ना, 1/√म्यू की पावर n आ दीजिए। अब ई की, इसको अलग अलग कीजिए, तो ई की पावर माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर, अलग अलग कर दे रहा हूँ, ई की पावर माइनस n म्यू स्क्वायर बाई 2 म्यू स्क्वायर, एंड ऐसे ही ये ई की पावर, कैलकुलेशन तुम लोग चेक करना भाई, ठीक है। तो हो जाएगा 2 म्यू समेसन एक्स आई अपॉन
2 म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अलग अलग कर दिया, ई की पावर में था ये पूरा, तो मैंने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप फैक्टराइजेशन थ्योरम वाला स्टेटमेंट लगाइए। सो अभी क्या होगा, मुझे क्या करना होता है उसमें कि एक फंक्शन ऑफ x1 x2 xn अलग होगा जिसमें कोई थीटा नहीं होगा, दूसरा फंक्शन होगा जहाँ t और थीटा होगा, या g1 t1 थीटा या g2 t2 थीटा, इस तरह से। थीटा मतलब अननोन पैरामीटर, t मतलब एस्टिमेटर, ठीक। तो इस तरह से मतलब ऐसा मिल सकता है, आपको देख लेंगे कितना है ना, या टी के है ना, इनके सर वो ई की पावर -1/2 म्यू आएगा ना? कहाँ पे, नहीं वो म्यू ई बाहर रेस टू, यहाँ पे म्यू क्या है आपका, वेरिएंस म्यू ही है। यस सर। यस सर। अच्छा, वेरिएंस म्यू स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस खुद म्यू है, तो यहाँ पे रूट म्यू ठीक लिखा है मैंने, यहाँ पे करेक्ट करना है, तो इसको म्यू कर देते हैं, मतलब ये आपका जस्ट म्यू है, तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर है म्यू स्क्वायर लिखा है उसको म्यू करना है, ये ना। तो ये आपका म्यू है, और यहाँ पे ये म्यू हो जाएगा, ये भी म्यू है, ये भी म्यू, वेरिएंस म्यू है ना, ठीक है, वेरिएंस म्यू है और मीन भी म्यू है। तो दोनों क्वेश्चन आई थिंक सेम है ना, एक में थीटा थीटा, उसमें म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, अब सिंपली हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास। सो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, मतलब ये देखना है बस कि कहाँ कहाँ म्यू है जो एक्स आई के साथ है, ये इंपॉर्टेंट है बस, है ना। तो 1/√2π n में तो है नहीं, तो यहाँ तो √2π, ये तो पावर n, इसको अलग कर लो। और बाकी जैसे यहाँ पे सिर्फ म्यू है, रहने दो, यहाँ पे है, और यहाँ म्यू म्यू कट गया ना। यस सर। तो आप ध्यान से देखिए, आपको जहाँ पे म्यू के साथ एक्स आई का कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल -n/2 है। नहीं आप समझे नहीं। अच्छा, एक्स का ये है -1/2 म्यू। नहीं, मैं पूछ कह रहा हूँ, अगर लिख के दिखाता हूँ, रुकिए मैं सही से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसमें कहीं x दिख रहा है आपको, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कहीं म्यू दिख रहा है आपको, इसमें कहीं म्यू है बचा हुआ आप, नहीं, उसमें नहीं है। हाँ नहीं है ना। तो फर्स्ट e वाले की, टर्म में। हाँ e की पावर समेशन एक्स आई बस, अब फर्स्ट वाले टर्म में है, तो 1/√म्यू की पावर n, ठीक। और यहाँ पे जस्ट म्यू है, रहने दो, e की पावर n म्यू स्क्वायर बाई म्यू काट सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे e की पावर समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 2 म्यू, यही है ना। तो यही मुझे चाहिए होता है, क्या होता है, h ऑफ x1 x2 xn g ऑफ थीटा कॉमा t। सो व्हाट इज योर t हेयर, समेशन xi²। यस। तो अब बताइए इसमें क्या डाउट है, ओके ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है ये। हाँ तो इस सर, तो क्वेश्चन में ये सब हम्म तो ये सफिशिएंट हो गया ना, समेशन xi²। हाँ, उसमें ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला लास्ट वाले क्वेश्चन में ये किया है, और पहले वाले क्वेश्चन में, अच्छा जिसने असाइनमेंट बनाया उसने थोड़ा गड़बड़ किया होगा, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जो आपके पास है, जस्ट ये समेशन एक्सरसाइज को यहाँ पे सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कैलकुलेशन, ठीक है ना। कई बार कई जगह क्या, तो नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर रहता है, तो वो अलग क्वेश्चन हो गया, तो यस नॉर्मल सर, वो अलग थीटा हो गया। कॉमा थीटा है, तो यहाँ थीटा कॉमा थीटा है। अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन जो हम शुरू में कर रहे थे वो क्या है, उसमें उसमें म्यू कॉमा म्यू है, वही आप सॉल्व किए हैं। सेम है। अच्छा, तो मीन भी म्यू है, वेरिएंस भी म्यू है। अच्छा, लेकिन इसने जो आंसर लिखे हैं ना एक्चुअली, वो उसका लिखा है। तो इसने जो क्वेश्चन बनाया, जिन लोग हमारे साथ जो काम करते हैं ना, तो उसने जो, ठीक है, आंसर इसमें भी बी ही होगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ सर, पे इसने समेशन गलत लिखा, xi² होगा ना, हाँ सफिशिएंट इसने है। जो आंसर लिखे हैं वो इसके हिसाब से लिख दिया है। जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं शुरू में, जो स्टार्टिंग वाला है, तो उसका जो आंसर इसके हिसाब से लिखा हुआ है, और हमने अभी जो सॉल्व किया है, मतलब इसमें गलती है, आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर समेशन एक्साई स्क्वायर ही होगा, जो आपने अभी भेजा है, जो पहले भेजा था, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में, यस दोनों सर, आंसर वही। यही होगा। और इसने जो इसमें आंसर लगाए वो इसके हिसाब से लगाए। अगर मैं इसी के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता है, तो वहां आप ये नोट करेंगे कि एक g1 थीटा कॉमा t1 आएगा, और एक g2 थीटा कॉमा t2 आएगा। तो वहां t1 एक समेशन xi बनेगा, और t2 समेशन xi वहाँ स्क्वायर। दो ज्वाइंटली सफिशिएंट लेना हाँ पड़ेगा फिर यस वो। यस, तो वो ज्वाइंटली सफिशिएंट होगा, ठीक है। आप सही सोच रहे हैं, इसने आंसर जिसने बनाया असाइनमेंट, उसने थोड़ी गलती किया है, ठीक है। ठीक है। तो
इसके लिए, ठीक है ना, अलग होता। अगर यही म्यू स्क्वायर जो शुरू में मैं कर रहा था तो वो करते, बाद में जो है ना वो करेक्ट किया हमने, तो उसमें फिर आपका म्यू और एक्स आई भी साथ आएगा, म्यू और एक्स आई स्क्वायर भी साथ आएगा, तो वहां पर जो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके चलिए, नेक्स्ट किन का डाउट है अब? तो नेक्स्ट लिए आपका एक क्वेश्चन हो गया, बाकी आते हैं जिन लोगों का डाउट है दोबारा, तो सबका हो ही गया। चलो शुरू से फिर दोबारा देखते हैं अब, ठीक है। तो जो नेहा ने सेकेंड क्वेश्चन भेजा था शुरू में, उसका देखते हैं ये क्या था। टिफर वाला क्वेश्चन जो है 24 नंबर, ठीक है। सो ये कह रहा है कि V1 जो है, Vi जो है आपका, Vi 1 2 3 4 विद 4 वेक्टर्स इन R4। अच्छा, तो मतलब वेक्टर स्पेस मान लीजिए R4 टाइप का है। इसमें आपके पास 4 वेक्टर है, Vi में 4 कंपोनेंट है, और इस तरीके से है कि समेशन Vij, अच्छा, I फ्रॉम 1 to 4, तो इसको ओपन करेंगे तो सम 0 आ जाएगा। अच्छा, मतलब V1J है ना, V2 V3 V4 सबका मिलके, ओके, V1 V2 V3 V4 ये सब मिलके आपका 0 आएगा, है ना। समेशन I पे लगा है, नॉट J पे, तो I पे लगा है, तो एक Vi में नहीं, उसके फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होके, ये थोड़ा गलत से नहीं लग रहा लिखा हुआ है, इसको समेशन J पे नहीं करना चाहिए था। क्या बोल रहा है देखते हैं आगे। फॉर ईच, अच्छा, फॉर ईच J 1 2 3 4 है, ओके। I भी 1 से 3 4 है, J भी 1 से 3 4 है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, W विद द सबस्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो मतलब आपके पास 4 है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। अब V1 में क्या है, तो जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि V1 में V1 1 V2, मतलब V1 में 2, फिर ऐसे करके इन्होंने सब लेवल, मतलब डबल लेवलिंग किया है। V1 में ही 3 है और V1 में ही 4 है। ऐसे V2 जब लिखेंगे तो V2 का 1, V2 2, V2 3 और V2 4 ऐसा है। एंड ऐसे ही V3 में 1, V3 में 2, V3 में 3 एंड V3 में 4, एंड ऐसे ही आपका है V4 में 1, V4 में 2, V4 में 3 एंड V4 में 4। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे मुझे ये समझ आ रहा है, उसने लिखा है समेशन Vij I, समेशन I पे है, तो I 1 2, इन चारों का सम 0 है, इन चारों का सम 0 है। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन ठीक से, इन चारों का सम 0 है, इन चारों का सम 0 है, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आपसे बोल रहा है यहाँ पे, देन डायमेंशन ऑफ W ओवर R इज ऑलवेज, ठीक। तो W सबस्पेस है ऑफ R4 स्पैन्ड बाय दिस। सो देखिए W जो है एक सबस्पेस है स्पैन ऑफ V1 V2 V3 V4, ठीक है। अच्छा, अब V1 के अंदर 4 एलिमेंट है, V2 के अंदर 4 एलिमेंट, V3 के अंदर 4 एलिमेंट है, V4 के अंदर 4 एलिमेंट है, मतलब ये खुद Vi खुद सबसेट है R4 का। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। सो डायमेंशन ऑफ W ओवर R, R मतलब इसका फील्ड हो गया ना, तो W का डायमेंशन क्या होगा। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द डायमेंशन ऑफ W। तो ऐसे एलिमेंट आप बना लो चाहो तो, है ना। एक काम कर सकते हैं कि फिर हमें वो देखना पड़ेगा ना, बेसिस लिख लो इसका, तो स्टैंडर्ड बेसिस का फॉर्म में आप ट्राई कर सकते हो ना। तो हम क्या करते हैं, इन चारों का सम हमें क्या करना है, ऐसा है कि चारों का सम एक्चुअली 0 है, नहीं। तो ऐसा बनाओ कि हो जाए, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, डायमेंशन ऑफ W ओवर R इज इक्वल टू, हमें डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, इसका जो बेसिस बनाएगा उसमें कितने एलिमेंट है ना। सो क्या आएगा डायमेंशन W का। सो V1 अगर मैं सेट लिखूं, जैसे V1 के अंदर 4 एलिमेंट है, वो खुद जो चारों हैं वो R4 का मेंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बनाता हूँ 1 2, इस तरह समझिए, ऐसा है। दूसरा मान लिया 0 1 0 0, तीसरा है 0 0 0 1 0,
एंड चौथा है 0001। जैसे ये मैंने अभी ले लिया V1 का मेंबर, ठीक है। अब V2 में ऐसे ही हम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जो आएगा तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही होंगे एक दूसरे के, है ना। इसमें आप अगर बनाओगे कि लाइक अगर मैं ऐसा बनाऊं इसको, V2 भी ऐसे ही बना ले हम लोग, V3 भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। मेरे यहाँ से मतलब VRH, अच्छा वहाँ बस शोर हो रहा था, इधर क्लास ले रहे हैं, गाना बज रहा था ना। कोई बात नहीं, बैठिए। तो इसमें V2 में एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करूं तो यहाँ पे क्या, मान लो अगर सेम ही रख ले हम, अभी V2 में भी सेम एलिमेंट 4 है, मान लो V3 में भी सेम एलिमेंट है सपोज, क्योंकि सेटिस्फाई तो करेगा ही कंडीशन ऐसा तो। और मुझे V4 का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, राइट, कि ऐसा लेना है कि सम 0 हो जाए। तो सम 0 कब होगा, मुझे कैसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे सम 0 करने के लिए। इसमें सेम एलिमेंट ले रहा हूँ, जो V1 में वही V2 में वही V3 में, लेकिन V4 में मुझे ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट का सम कितना 0 हो जाए ना, 0 हो जाए। सो व्हाट शुड आई कंसीडर, बताओ। तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा ना -3000 ऐसा, -300 ऐसा हाँ, लेना 0 पड़ेगा। -300 फिर 00 -30 ऐसे करके, और 000 -3 ऐसा लेना पड़ेगा मुझे। अभी इस एग्जाम्पल हमने फिट किया जैसा सिचुएशन दिया उसके हिसाब से, तो इससे एक कंक्लूजन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके हिसाब से क्या लग रहा है आप लोगों को, तो अभी अगर हम देखें V1 V2 V3 V4, तो स्पैन में क्या होता है कि स्पैन तो ठीक है, W इज ए स्पैन ऑफ दिस, है ना, W इज स्पैन ऑफ V1 V2 V3 V4। अब मुझे डायमेंशन निकालने है, तो आपको देखना है कि कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट इसमें है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच इज दिस। अभी जो मैंने बनाए हैं उसमें कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये 4 वेक्टर, एक ही है ना? V1 V2 V3 V4। हाँ, तो V1 के देखो, V1 का जस्ट V1 V2 तो सेम ही है, V3 भी सेम ही है, तो डिपेंडेंट ही है, इक्वल ही है। V4 भी क्या है, जस्ट 3 टाइम है V1 के, -3 टाइम V1 है ना। तो यहाँ जो मैंने अभी लिखी है यस सर। के हिसाब से मैंने तो ऐसा लिख दिया कि V2 इज जस्ट V1, V3 जस्ट V1, V4 इज जस्ट -3 टाइम V1। तो मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट अभी है, ठीक। तो अभी के हिसाब जो एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके हिसाब से अभी डायमेंशन 1 होगा, तो जो W का डायमेंशन अभी होगा जस्ट 1 होगा, क्योंकि स्पैन ये कुछ भी करेगा, स्पैन इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। सो इसमें ये सब डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही है, तो डायमेंशन 1 है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि C और D तो आउट हो गया, देखिए, है ना, बोल रहा है इक्वल टू 2 आउट हो गया, D बोल रहा है इक्वल टू 0 होगा या 4 होगा, ये भी आउट हो गया। अब तो आइदर इक्वल टू 1 और इक्वल टू 4, दिस मे बी ट्रू, और लेस देन और इक्वल टू 3। सो बताइए अब आप लोग। सो 1 तो दोनों में आ रहा है, A और B, जो हमने भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया उसके हिसाब से A B दोनों ट्रू हो सकता है। सो हमें दूसरा तरह का एग्जांपल सोचना होगा जहां पे इसको गलत कर सके। तो अगर मैं ऐसा एग्जांपल बनाऊं, जैसे मान लीजिए 0 1, अगर मैं ऐसा लेता 0 1 0 0 इसमें, फिर उसका इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब सर इंडिपेंडेंट 4 कैसे आएगा? मतलब 4 इंडिपेंडेंट तो नहीं होगी ऐसे कंडीशन के अकॉर्डिंग, चारों तो नहीं तो होंगे बी आएगा ना। ना। हाँ, एक तो वही हो जाएगा, मतलब 4 तो नहीं बनेंगे, मतलब क्योंकि वो ऐसा होगा, एक क्योंकि उसने कहा सम 0 है, तो इस इक्वेशन की वजह से एक ना एक कंडीशन रिड्यूस तो हो ही जाएगी, है ना। तो एक मतलब एटलीस्ट 1 तो डिपेंडेंट होगा बाकी पे, यस ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं चारों इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसने एक इक्वेशन दिया ना, तो इसकी वजह से वो बाकी चौथा वाला हमेशा बाकी 3 पे डिपेंड ही कर जाएगा, करेगा ना हमेशा। जैसे मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया, हमने V4 कैसे कंस्ट्रक्ट किए, V1 V2 V3 की हेल्प से, कि सम 0 कर दो उसका,
तो इसीलिए चारों, आप सही कह रहे हैं ना, तो चारों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी सही। क्या ऑप्शन दे रखा है इसे इसने? कई बार आंसर की भी गलत रहता है, इतना कोई वो नहीं रहना है, आपको समझ आना चाहिए क्या है, लेकिन चेक कर लो फिर भी, अदरवाइज ऑफिशियल में जाके चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट पे सबके पेपर और की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा, आपके नेक्स्ट क्या है, चलो अभी सॉल्व भी कर ले फिर देखते हैं। तो अभी जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिसेस इन M3R, तो मतलब वेक्टर स्पेस है आपका M3R, मतलब ये हो गया सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ फील्ड R है, ठीक है ना, रियल एंट्रीज होगा। तो सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिक्स इन दिस स्पैन दिस, अच्छा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिक्स इन दिस स्पैन्स दिस सेम है ना वेक्टर स्पेस कंसिडर्ड एज एन R vector space, मतलब matrix A is said to be nilpotent if AN is 0. Okay. अच्छा ट्रू फॉल्स सुनना है क्या? ओ, तो बोल रहा है कि सर ये ऑप्शन फॉल्स आएगा ना? क्यों? तो ये नीलपोटेंट होने के लिए तो में आएंगे ना, मतलब प्लस माइनस करके। AN 0 है, देयर एग्जिस्ट N belongs to natural number, AN is 0, ये कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इन दिस स्पैन करता है दिस को। ओके, मतलब सेट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है, जितने नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैं उसका सेट ले लेंगे, सो दैट विल स्पैन, मतलब 3x3 के जितने भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैं उसका एक सेट ले ले, तो क्या वो स्पैन करेगा M3R को? क्वेश्चन ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये सेट में क्या है, ऑल नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब एनी 3x3 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस। क्वेश्चन ये है, मतलब यहाँ से एग्जांपल से डिस्क्वालीफाई कर मतलब फॉल्स बता हाँ सकते हैं ना आ हम? सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिया कि ये प्रूव करना है कि वो स्पैन करते हैं, तो वैसा कैसे होगा? सेट ऑफ ऑल नीलपोटेंट ना, एक तो इजीएस्ट एग्जांपल नीलपोटेंट का जीरो मैट्रिक्स है, और दूसरा जैसे तो जीरो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब बाकी कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, उसको वी कैन राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अच्छा ये बताइए, जैसे नीलपोटेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, है ना, नीलपोटेंट डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। और इधर अगर हम कोई लेते हैं एलिमेंट, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, मतलब लाइक अल्फा 1 मान लीजिए मैट्रिक्स है A1, अल्फा 2 A2 एंड मान लो अल्फा n AN, मैंने कोई B चूज किया इधर से, है ना, इधर से कोई B एक्चुअल मैट्रिक्स चूज किया M3R से, ये वेक्टर स्पेस है मान लीजिए, तो B मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में है, सो कैन वी राइट इट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस, और जहाँ पे AI की पावर कुछ है ना NI होगा जो 0 होगा, ये है। तो कोई ना कोई है, each AIR there exists NI belongs to natural number such that एक AI की पावर जो NI होगी that will be a zero matrix, ठीक है। तो लेकिन एग्जांपल दिखाना भी इतना आसान नहीं है, हाउ कैन यू प्रूव, जैसे मान लो मैं बोलूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चलिए सो 1 0 0 1 3x3 का है, कितने n क्रॉस n की बात कर रहा है, तो ठीक है 3x3 की बात कर रहा है, तो जैसे 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है, ठीक, मान लो इसी को, तो इसको लिख तो सकते हैं जैसे हम लोग चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। अच्छा ट्राई करके देखते हैं ना, तो अगर आप लिखो इसको, क्या इसको हम लिख सकते हैं, कैन बी राइट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू नीलपोटेंट मैट्रिसेस। तो सबसे आसान एग्जांपल में इस तरह सोच सकते हैं, क्या ये नीलपोटेंट है कि इसका हम पावर करते जाते, क्या ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी कभी? ये तो कभी जीरो मैट्रिक्स नहीं बने, इसका स्क्वायर करेंगे जीरो मैट्रिक्स बनेगी? नो सर।
क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, तो हर बार तो मुझे लग रहा है पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, चेंज तो होना नहीं है। यस सर। एंड जैसे इस तरह बना दिया मैंने, ये कुछ और भी करेंगे तो कैसे जीरो मैट्रिक्स जनरेट करेंगे हम लोग? अगर मुझे इसी को लिखना है, वी हैव टू राइट, क्योंकि इसने कहा एनी मैट्रिक्स इन दिस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस। सो अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो कैन बी राइट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस, ये देखना है। ऐसा नहीं बना लिया, लेकिन कोई दूसरे तरह से लिख सकते हैं क्या? चलो ये तो हमने अपने एग्जाम्पल बनाया, अब मुझे देखना है क्या कोई ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा लिख सकूं इसको, अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2, अल्फा 3 A3 या अल्फा n AN, जहाँ ईच AI जो है वो नीलपोटेंट हो जाए। अभी तो फॉल्स ही लग रहा है स्टेटमेंट, है ना? इसने क्या ट्रू दे रखा है इस नो सर, फॉल्स ही है, लेकिन हाँ। सब्जेक्टिव में ये प्रूव करने के लिए है। हाँ तो वो तब सब्जेक्टिव एग्जाम उनका होता था तब है, आपको थोड़ी करना है प्रूफ, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा ना, तो इस तरह से है ना, लिख ही नहीं पाएंगे, कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा। तो इसमें क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं, सब्जेक्टिव में कैसे प्रूफ करेंगे? मतलब आपका डाउट क्या था इसमें? क्या वो ऑडिबल नहीं हो क्या? है सर। अरे है तो क्या हुआ, उसको जवाब क्यों नहीं दे रही? ठीक है चलो, तुम्हारा सॉल्व हो गया ना जो भी है। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव ही है ना, तो हमें देखना है कि क्या ऐसा लिख पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है इंट्यूशन ठीक है, नहीं है, प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, कर सकते हैं बट उसके लिए प्रूफ लिख के देखना पड़ेगा फिर। तो ठीक है, नेक्स्ट बताओ एक और तुम्हारा क्वेश्चन, वो भी देख लेता हूँ क्या है। सो सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? और वही डाउट था कि ये फॉल्स दिया है पहले में और बाद में वो प्रूव करने के लिए दिया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे। हैं? अच्छा मैं समझ गया, मतलब सेम क्वेश्चन बाद में सब्जेक्टिव है कि सेट ऑफ, अच्छा वो सेम ही क्वेश्चन है, सेट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिसेस इन M3R स्पैन M3R एज दिस इज, सो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अरे तो उसने गलत लिख दिया होगा दो बार, वही चीज है, वो ट्रू फॉल्स में ही है, उसने गलती से लिख दिया है, ठीक है ना? मतलब इसका आंसर फॉल्स ही आएगा ना? हाँ 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 फॉल्स ही होगा, और प्रूव करने दिया उसने, उठा के जल्दी से वहां भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ओके भाई। सर। हाँ ये शुभांकर के अगले डाउट रह गए, क्या है भाई इसमें, क्या डाउट है तुम्हारा? देखो ये तो मैं लास्ट क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन, तुम लास्ट क्लास में थे? चलिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला बता दीजिए सर। हाँ ये लास्ट क्लास में मैं करवा रहा था ना ये क्वेश्चन, तो अभी लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाए थे 7 to 9 में जब स्टैट्स की क्लास हुई थी। सर बैच 2 वाले में, सर बैच 2 वाले में। बैच 2 में हाँ। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। हाँ ये रिसेंटली मैंने लास्ट क्लास में कराया, तुम देखो लास्ट क्लास के वीडियो, समझ आ जाएगा। अभी जो उसमें ऑर्डर वो पढ़ा रहे थे, इसमें एक तो ये है कि एमएलई जो है ना, हमारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एमएलई कंसिस्टेंट होता है, तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ये एमएलई आएगी इसमें, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक वो पूरा इंटरवल एमएलई आएगा, जो पूरा इंटरवल एक एमएलई बनाएगा, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, देख लो। ये एमएलई बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी तुम एमएलई निकालो इसमें, कि तुम अगर यहाँ पीडीएफ लिखते हो ना, तो एफ क्या है तुम्हारा 1 when xi belongs to theta plus 1, ठीक है। अब यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 when theta more than equal to each xi and theta plus
अरे थीटा लेस सर देन ये पता चलेगा कि सर इसको इसमें लेना है, मतलब ऑर्डर स्टैटिक्स में बनाना। सर किसी शुरू के क्वेश्चन देखे थे तो उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था ऑर्डर स्टैटिक्स वाला। जी, आपको देखो ध्यान ये रखना है कि जिस क्वेश्चन में सपोर्ट पैरामीटर पे डिपेंड करेगा वहां ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ही आएगा तुम्हारा एमएलई। ओके सर, ठीक है जनरली सर। हाँ वहां पे क्या होता है भाई, तुम्हें लिखना होता है लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, तो ये थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ डोमेन थीटा पे डिपेंड करेगा थीटा क्या है। तो जब भी थीटा सपोर्ट में आएगा तो वहां पे तुम्हें ऑर्डर स्टैट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से जब ऐसा होगा तो बाकी से नॉर्मल में है, नॉर्मल में x बिलोंग्स टू r होता है उसका सपोर्ट रैंडम वेरिएबल का, तो वहां पे तुम्हें ऑर्डर स्टैट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे सपोर्ट में पैरामीटर है ही नहीं। तो डायरेक्टली उस तरीके तुम उसको डिफरेंशिएट करते हो, जीरो पुट करते हो, जो पैरामीटर की वैल्यू आती है वो तुम्हारा एमएलई हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि थीटा इधर भी इंटरफेयर कर रहा है सपोर्ट में, जब थीटा सपोर्ट में इंटरफेयर कर रहा है तो वहां से भी उसका डोमेन निकलेगा, तो वो तुम्हें निकालने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे निकलेंगे। फिर वो ऑर्डर पूरा वो आ जाएगा इंटरवल, वो एमएलई हो जाएगी, एमएलई कंसिस्टेंट होती है। तो देख लो उसके हेल्प से, तुम पिछले क्लास का वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सर वो डिस्कस किया। अपलोड कर दिया सर आपने? हाँ वो अपलोडेड है। ठीक है सर। लेक्चर नंबर आई थिंक 100 होगा, 100 होगा बैच 2 का। तो नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट में ये है कि फाइंड द एमएलई ऑफ थीटा। तो ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, देखो फिर से यहाँ सपोर्ट में तुम्हें दिख रहा है सपोर्ट क्या है इस क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है सर ये सर मैंने किया था, सर ये वाला मैंने किया था, फिर उसमें थोड़ा सा देखा था, जो मतलब सॉल्यूशन शीट नहीं है आपने भेजी है जी जी जी। तो सर उसमें उन्होंने x क्यूब से हल कर दिया था ना, इससे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं पहले खुद से करके देखते हैं। तुम देखो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ सपोर्ट क्या है इस क्वेश्चन में, सपोर्ट क्या दे रखा है, पीडीएफ का सपोर्ट क्या है। सपोर्ट समझ आता है ना क्या होता है, देखो आगे कॉमा लगा के जो लिखा होता है। यस सर, x ग्रेटर देन थीटा। हाँ तो यहाँ सपोर्ट में थीटा है ना इन्वॉल्व, तो लाइक्लीहुड में कहीं ना कहीं ऑर्डर स्टैट्स बन के आएगी इसका पीडीएफ सॉरी क्या बोलते हैं उसके, डोमेन होगा लाइक्लीहुड फंक्शन का। तो देखो लाइक्लीहुड फंक्शन ऐसा कुछ बनेगा i फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे xi मोर देन थीटा है, मतलब थीटा लेस देन xi है, इक्वल टू है थीटा लेस देन इक्वल टू ईच xi है, तो थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी। सो थीटा की वैल्यू यहाँ बिलोंग करेगी -∞ से लेकर, लेकिन थीटा इसने क्या कह रखा है, मोर देन 0 है, क्वेश्चन में लिखा है थीटा मोर देन 0 है। तो कहने का मतलब ये हो गया थीटा मोर देन 0, ये तुम्हारा डोमेन आ गया। तो डोमेन आया मतलब अगर तुम ओपन इंटरवल लिखना चाहो इसमें लिख लो, ये लिखो 0 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक, ऐसा लिख लो। तो अभी तुम्हारे पास ये है, हालांकि यहाँ ना इक्वलिटी लगाने रखा है ना इसने, तो थीटा इसमें है, तो तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू 0 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक है। तो हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/थीटा की पावर n e की पावर -1/थीटा समेशन xi माइनस थीटा i फ्रॉम 1 to n, ये हो गया। सो 1/थीटा की पावर n, ये थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, तो e की पावर -1/थीटा समेशन xi माइनस n थीटा हो जाएगी। ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो कहने का मतलब ये फाइनल आ गया दिस, तो e की पावर माइनस समेशन xi अपॉन थीटा, अलग अलग कर लो, e की पावर -n, तो प्लस n बाहर आ जाएगा, मतलब e के पावर को अलग अलग कर दिया मैंने। सो पहले भी तुम कर सकते थे चाहते तो। सो यहाँ मैंने अब किया है अलग अलग, ना यहाँ भी अलग किया जा सकता है ना, इसको xi अपॉन थीटा, थीटा अपॉन थीटा, ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे है ना कि xi अपॉन थीटा और थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं हो जाएगा, तो पहले भी कर सकते हो ये। तो कहने का ये तो n e की पावर प्लस n हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ थीटा का रेंज क्या है तुम्हारा, 0 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, करके देख लो चाहो तो ऐसे मत करो, लॉग लगा के कर लो, जैसे डिफरेंशिएट करना लॉग लगा के आसान होता है ना। तो लॉग एल थीटा कर लोगे तो यहाँ से आ गया -n log थीटा, अगला आ जाएगा -1/थीटा समेशन xi, और अगला आ गया +n। अब इसको स्मॉल l थीटा नाम दे दो, तो स्मॉल l डैश थीटा निकालोगे तो तुम्हारा आ गया यहाँ से, ये थीटा है -n/थीटा आ गया तुम्हारा यहाँ से, है ना। और यहाँ से कितना आएगा, +1/थीटा स्क्वायर समेशन xi, समेशन xi, है ना। तो यहाँ पे क्या है,
एक मिनट, समेशन एक्स आई, और ये तुम्हारा आ गया। अगर इसको 0 पुट करते हो तो क्या आता है थीटा की वैल्यू, इसको 0 पुट करो, यहाँ से कट जाएगा। 1/x बार आएगा शायद। तो यहाँ से जब पुट करोगे तो देखो यहाँ से आएगा तुम्हारा, एक आएगा n बाई थीटा बराबर 1/θ स्क्वायर समेशन एक्स आई, ये बनेगा। तो यहाँ से तुम्हारे एक थीटा काट दो, सो थीटा इधर आया तो नहीं, थीटा की वैल्यू जो आएगी एक्स बार आएगी। तो अभी एक्स बार आई, ये नहीं कि एम एल ही हो गया, अब तुम्हारा यहाँ डोमेन भी इस पे था एक्चुअली। तो अभी तुम्हें क्या देखना है कि देखो होता क्या है, जब तुम्हें ये बिल्कुल तुम्हें कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन दे रखा है और जब कोई मुझे एक इंटरवल दे रखा है तो मुझे उसमें कैसे मैक्सिमा निकालना होता है। सेम थिंग यहाँ पे है कि तुम्हें मैक्सिमा डिसाइड करना है कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, लाइक्लीहुड फंक्शन का। ये देख लो, ये एक फंक्शन है, इसमें मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिसाइड करना है। तो अभी जो हमने एक्स बार निकाला वो क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है उस फंक्शन का, और इसमें इंटरवल भी दे रखा है। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, कैसे डिसाइड करोगे तुम। सर डबल इंटीग्रेशन करके, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करके। नहीं, तो वो तो डेरिवेटिव टेस्ट होता है एक्चुअली। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जब इंटरवल दे रखा हो तो वैल्यू पुट करते हैं हम एक्चुअली। कहने का मतलब ये है कि कैलकुलस में ऐसा होता है कि वैल्यू तुम पुट करके चेक करोगे किस पे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो जिस पे ज्यादा वैल्यू आएगी वो तुम्हारा है ना। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं था ना, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता ही नहीं तुम्हें, है ना, ये चीज है। तो अब यहाँ डिपेंड करता है, देखो ध्यान से, कि ये जो तुमने अभी निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, तुम्हारा इंटरवल है 0 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक, ठीक। और एक्स बार, अब एक्स बार या तो इस इंटरवल में होगा या इसके बाहर होगा, किधर भी हो सकता है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 से स्टार्टेड है और ये फंक्शन जो है, तो अगर एक्स बार मान लो तुम्हारा इससे ज्यादा हुआ, देखो एमएलई में लिखता हूँ, इस तरह से लिखा होगा उसमें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो सब्जेक्टिव तब आते थे जैम में उससे पहले, लेकिन तुम समझो कंसेप्ट क्या है। एमएलई ऑफ थीटा क्या होगा, एक्स बार हो सकता है अगर, है ना, एक्स बार की वैल्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया ना, तो क्रिटिकल पॉइंट आया, तुमने चेक नहीं किया मैक्सिमा है मिनिमा है, ठीक है। अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता है यहाँ फैक्टराइज करता मैं अगर, तो इससे तुम अगर यहाँ से चेक करते कि क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। तुम मतलब वो लगा सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से होता है ना कैलकुलस में, वो हम लगा सकते हैं कि इसके आगे की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि एक ये 0 है और ये तुम्हारा अभी फर्स्ट ऑर्डर, मान लो एक्स बार इस बीच का ही पॉइंट है ना, तो या कुछ भी आ गया ना, तो इसके पीछे क्या वैल्यू है, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे स्मॉल एल डैश थीटा, कि जब थीटा के वैल्यू एक्स बार से कम है तो ये स्मॉल एल डैश थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब थीटा के वैल्यू एक्स बार से ज्यादा है तो स्मॉल एल डैश थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें देखना है एक्चुअली। तो उसके लिए तुम यहाँ से देख सकते हो इजीली, तुम वो कॉमन लेके तुम्हें दिख जाएगा यहाँ से, है ना, कि जैसे तुम यहाँ अगर 1/θ कॉमन लो तुम्हें इजीली दिख जाएगा, या 1/θ स्क्वायर कॉमन ले लो तो तुम्हें क्या दिखेगा, 1/θ स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से n थीटा या n भी कॉमन ले लो तो आ जाएगा एक्स बार माइनस थीटा आ जाएगा, ओके। तो ये अगर मैं n/θ स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ, इसमें से n/θ स्क्वायर कॉमन ले लो ना, तो ये बचेगा एक्स बार माइनस थीटा। आप खुद देख लो तुम कि थीटा की वैल्यू अगर एक्स बार से कम है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। थीटा एक्स बार से कम है तो पॉजिटिव रहेगी, और थीटा की वैल्यू एक्स बार से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये आया n/θ स्क्वायर एक्स बार माइनस थीटा, तो इधर n पॉजिटिव है थीटा पॉजिटिव, बस ब्रैकेट देख लो, तो एक्स बार माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा हुई एक्स बार से। तो ये देखो एक्स बार को तो ध्यान से देखो, एक्स बार में क्या हो रहा है, एक्स बार से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। इससे ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शन उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एक्स बार मैक्सिमम, तो ये ऐसा कुछ लिखा मिलेगा तुम्हें पेपर में, सब्जेक्टिव है ना, तो एक्स बार होगा अगर एक्स बार की वैल्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। और यहाँ पे देखो होगा कि अगर एक्स बार राइट साइड में हुआ, अगर एक्स बार की वैल्यू ज्यादा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, मतलब तुम्हारे डोमेन में तो एक्स बार तक फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स तक ही था,
तो एक्स बार तो ये पैरामीटर स्पेस है, इसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर पैरामीटर स्पेस के आउटसाइड चला गया तुम्हारे एक्स बार की वैल्यू, ठीक, थीटा पॉजिटिव है तो एक्स आई तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स आई नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक्स बार भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर तुम्हारा जो एक्स बार है क्रिटिकल पॉइंट है, वो अगर उस डोमेन जो दे रखा है इंटरवल मेरे पास उसमें नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई होगी। ठीक है, तो ये आंसर होगा उसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई कब बनेगी? अगर एक्स बार तुम्हारा ज्यादा है इधर, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो देखो यहाँ से अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स है, यहाँ पे एक्स बार है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगी एक्स बार तक डिक्रीज, लेकिन डोमेन तो यहीं तक था, तो ये फंक्शन इस डोमेन में इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स बार की वैल्यू एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा हो गई ना, तो ये आउटसाइड डोमेन चला गया, तो इसको रिजेक्ट, मतलब हम उस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे जो फंक्शन के डोमेन में नहीं आ रहा, या अभी के सेंस में बोले तो जो पैरामीटर स्पेस में नहीं आ रहा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी। सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बताओ। तो ये एक्स बार आंसर है, अगर एक्स बार छोटा है फर्स्ट, अगर इस डोम पैरामीटर स्पेस में एक्स बार आ रहा है तो एक्स बार ही आंसर है, अगर ये पैरामीटर स्पेस से बाहर जा रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, किनका रह गया अब? तो अभी तुम्हारा हो गया कुछ क्वेश्चन, अभी तुम्हारे आते हैं वापस। सर मेरा ये लास्ट वाला सिर्फ बता दीजिए। लास्ट वाला कौन सा? अभी जो भेजा है? अच्छा, यस सर। सर मेरा भी था। हाँ, वन बाय देखते हैं किनका था। तो हरिओम, अच्छा, तो ठीक है, मैं देखता हूँ इसका एक क्लास देखते हैं, उसके पहले किसका है। सो मैं ध्यान नहीं दिया क्या? अच्छा हाँ, हरिओम को पहले था ना। ठीक है, देखता हूँ इसके बाद तुम्हारा। सो ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे, ना यहीं बैठा हूँ तो अभी आराम से 12-1 बजे तक बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो S1 S2 ना, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर बी द सैंपल वेरिएंस from two independent sample of size n1 and n from two population having the same distribution sigma, unknown variance sigma square. Find approximate probability that S1 square upon S2 square is more than 9.2. देखो, तो इस तरह क्वेश्चन में ये है कि S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर मोर देन 9.28। तो पहले आप कोशिश करो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। क्या आप निकाल पाओगे? तो हमने इस तरह की चीजें डिस्कस किया है क्लास में, आपको याद हो थोड़ा बहुत? देखो, ये क्लास में किस तरह क्वेश्चंस किए हमने। एफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना? जी 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 बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 4, एफ टेबल की जरूरत है। n-1 मतलब n1 5 दिया है बट n दिया नहीं है n2, ओके, कोई वो प्रॉब्लम कैसे नहीं है। लेंगे? हाँ, अब वो अच्छा वो देना चाहिए ना इसको, हम तो उसने मिस किया एक्चुअली। ठीक है, सही कह रहे हो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है n-1 n2 को S1। भी 5 कंसीडर करना है क्या? जी जी जी, मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा, इसने लिखा नहीं है ना n1b and n from the 2, तो ये मिस हो गया लिखना है इसको, ये प्रोपोर्टिंग ठीक से नहीं किया है। तो फिर उससे एफ टेबल की जरूरत पड़ेगी, वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा होगा जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अभी आप 5 कंसीडर करके देख लो, 5 ही ले लो। ठीक है, सो यहाँ से n2 5 ले लो, n2 लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो आंसर फिर n के टर्म में आएगा, लेकिन इसने तो नंबर दे रखा है तो इसने मिस किया एक को, हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, सो 4s2 स्क्वायर एंड यहाँ से आ गया आपके पास। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना। तो ये आपका n-1 स्क्वायर में, तो काई स्क्वायर ये 4 ही हो गया, और ये काई स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, तो f4 कर लेते हैं, है ना। पहले आपका f4 n-1 आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी f4 मोर देन ये एक नंबर है 9.28। अब आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि व्हाट f44 में इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। जैसे f4 इधर डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये 9.28 जो होगा ना, f में कुछ होगा 4 मान लीजिए अल्फा, अगर ये नंबर है सपोज, सो f4 अल्फा, दिस तो इसके लिए अल्फा मुझे क्वेश्चन बताएगा कि ऐसा अल्फा क्या है जिसके लिए f4 अल्फा 9.28 के इक्वल है। जो नोटेशन मैं फॉलो करता हूँ कि अगर f डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नंबर है f4 अल्फा, तो इसका आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा, इसके पीछे होना है अल्फा। इसने मोर देन ही पूछा है तो ये आंसर अल्फा होगा। तो ये 9.28 f44 अल्फा के इक्वल है मान लीजिए, तो वो अल्फा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब ये अल्फा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में जैम के एग्जाम में गिवन होगा, ये लिखा होगा कि वो आपको लिख के देगा कि 9.28 आपका है, F44 अभी के लिए एग्जाम्पल मान लो 0.90 है, ऐसा लिखा रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.90। ये है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ मिसिंग इस क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे N2 की वैल्यू मिसिंग है, तो N2 है ना, अभी 5 ही कंसिडर कर लो आप, बट आपको मेन अप्रोच जानना है कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो दिस इज द अप्रोच हाउ टू सॉल्व, है ना, जो आप जानते थे पहले से। तो उसमें N2 ठीक है, N2 मिसिंग है, इस क्वेश्चन में गलती है, तो N2 मिसिंग होगा। हाँ जी हरिओम। तो देखो, सो ये क्वेश्चन है फोर्थ, x1 x2 xn with a jointly normal with EXI 0 है और EXI स्क्वायर 1 है, और आपको क्या करना है, देन I फॉर ऑल I, लेट वेरिएंस बिटवीन xi एंड, है ना, सो लेट वेरिएंस बिटवीन xi xj, तो ये बुक का क्वेश्चन उठा रखा है। सो यहाँ से ये बुक का ही है, ये कोई थ्योरम है यहाँ पे, xi कॉमा xj जो है ना आपका रो है, कब, अगर मॉड j माइनस आई इक्वल टू 1 है और 0 है अगर अदरवाइज। ओके, तो मॉड j माइनस आई इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे Sn तो समेसन xi है और yn क्या है, x बार है, ठीक। तो ये समेसन xi और x बार है, आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन x बार स्क्वायर 1 प्लस x बार स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, सो जहां तक मुझे याद है थ्योरम, ये विकेर-वर्दी में थ्योरम मिल जाएगा तुम्हें लिमिट थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा तुमसे कि अगर ये ऐसा है तो क्या होगा। तो ये एक्चुअली कंडीशन है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब अप्लाई कर सकते हैं उस पे, तो उसका आंसर 0 है, ये थ्योरम है एक्चुअली, ठीक है ना। उसका प्रूफ देखना है तो मैं बुक, सो आप विकेर-वर्दी वाले बुक खोलना, ठीक है ना, उसमें चैप्टर जाना लिमिट थ्योरम्स में, ठीक है, चैप्टर नंबर आई थिंक वो 7 या 8 है, 7 या 8 होगा चैप्टर में, लिमिट थ्योरम चैप्टर का विकेर-वर्दी में, उसमें जाके देखो एक एक थ्योरम, उसमें कोई थ्योरम ये मिल जाएगा जहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई करने के कंडीशंस के बारे में बोल रहा होगा, तो उसमें ये थ्योरम है। ओके तो इसका आंसर 0 है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है ना, और अगर ट्राई करने हो तो, है ना, हाँ बस 0 ही है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, थ्योरम में क्वेश्चन बना रखा है। और किसी का डाउट रह गया, किसके रह गया थी, नेहा के रह गया। पा रही है इसको अच्छा, कैसे करेंगे, सीआर इनइक्वालिटी से कैसे करेंगे। स्टेट द क्रैमर राव इनइक्वालिटी, ठीक है, वो तो आप इनइक्वालिटी जानते हैं ऑलरेडी, कि वो तो सब लोग जानते हैं ना, कि वेरिएंस ऑफ जो 1 बाय सिस्टम होगा थीटा कैप दैट विल बी मोर देन इक्वल टू जो भी है जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, तो ये तो इनइक्वालिटी है। अब जो भी एस्टिमेटेड टी है, हाँ, अब x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड टेकन फ्रॉम नॉर्मल थीटा थीटा, तो आपने नॉर्मल थीटा थीटा से एक सैंपल लिया साइज n का और obtain the unbiased and efficient estimator of theta, तो obtain unbiased, अच्छा तो यहाँ से एक unbiased estimator थीटा का बताइए कोई, तो वहां से अगर आप ये फाइंड कर रहे हैं सफिशिएंट, अब क्या आ रहा है 1 बाई, यही क्वेश्चन किया था ना अभी, समेशन एक्स आई, एफिशिएंट है, एफिशिएंट एमएलईज आर ऑलवेज एफिशिएंट, एमएलई निकाले इसका। हाँ ठीक है, ये क्या है, सफिशिएंट था ना ये, तो हाँ ये सफिशिएंट, एमएलई क्या आता है, एमएलई आता है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा -1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लेती थीटा हूँ। नहीं आएगा उसमें, थीटा क्यों आएगा, नहीं सर कुछ और आया था, एक मिनट। हाँ हाँ, तो आप वो यूज कर लो, एक तो राव ब्लैकबेल यूज कर लो, इफिशिएंट का मतलब वही कहना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ
डेल्टा गिवन टी निकाल पाएंगे आप? सर अप्रोच बस इसका जानना है, इसको करेंगे कैसे? हाँ, अप्रोच ये है कि एक आप डेल्टा मान लो अनबायस एस्टिमेटर है, तो एक अनबायस एस्टिमेटर तो आपको मिल जाएगा। कहाँ से आएगा ये अनबायस एस्टिमेटर? कंप्लीट सफिशिएंट है ना, उसके टर्म्स में ढूंढ लो कोई अनबायस एस्टिमेटर। ये सफिशिएंट आता है ना, ठीक है। इसका मीन Yes, कितना sir. आता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 कितना आएगा? यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे तो 1/n दिस और n टाइम एक्सपेक्टेशन xi स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा ना, IID है। Yes, sir. ये कितना आएगा? थीटा स्क्वायर प्लस थीटा। हाँ, लेकिन हमें थीटा का प्लस ढूंढना है ना। थीटा स्क्वायर। हाँ, लेकिन आपको यहाँ से थीटा का ढूंढना है, तो उसके लिए पहले एक काम करो। अगर आप समेशन xi का 1/n समेशन xi का निकाल लो मीन, तो ये आपका थीटा आ गया ना। ओके, तो इससे थीटा स्क्वायर का आ गया, लेकिन हमें थीटा का अनबायस एस्टिमेट देखिए इसके टर्म में कर लो। देखो अनबायस एस्टिमेट तो एक्स बार सिंपली मिल जाएगा, ऐसे एक चाहिए जस्ट आपको, तो एक अनबायस एस्टिमेटर जस्ट एक्स बार भी है ना। और वैसे तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर, है ना। जैसे आप एस स्क्वायर लोगे मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये भी अनबायस एस्टिमेटर को, इसका वेरिएंस कितना है? थीटा है ना, है ना, चेक कीजिए। Yes, sir. एक्सपेक्टेशन डेल्टा 1 आपका वो भी थीटा आएगी, और एक्सपेक्टेशन डेल्टा 2 भी थीटा आएगी। डेल्टा क्या लेंगे? एस स्क्वायर, Yes, sir. क्योंकि इसका तो मीन वेरिएंस दोनों थीटा है। तो आप अगर टी कंस्ट्रक्ट कर लो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, मान लो जैसे लैम्बडा टाइम एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम एस स्क्वायर। अब इसको आप इसका ई टी बराबर क्या रख देंगे? थीटा। हो तो जाएगा इससे, ई टी बराबर थीटा रख दिया, तो इससे क्या रिलेशन आ जाएगी? ये तो ठीक है, वो तो खुद ही बन के आ गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, तो खुद ही वो बन के आ जाएगी। ए टाइम एक्स बार प्लस बी टाइम एस स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक। टी को तो ई टी थीटा, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी बराबर 1 आ जाएगी। चेक कीजिए, इसका मीन को थीटा रख दीजिए, तो ये एक्स बार का मीन थीटा था, एस स्क्वायर का मीन भी Yes, थीटा, sir. हाँ तो यही है। प्लस बी 1 आएगी। अब वेरिएंस ऑफ टी निकालिए और उसको मिनिमाइज कर लीजिए, तो उससे आ जाएगा। तो उससे ए बी की कुछ वैल्यू आ जाएगी एंड वो पुट कर दीजिए, तो ये इफिशिएंट एस्टिमेटर आ गया, ठीक है। मतलब क्या करना है, अब आपको टी का वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ टी। एक्चुअली ये कुछ उस टाइप ब्लू आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, उस पे रिलेटेड हाँ. ये उसका है, अच्छा. बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर रिलेटेड हो गया। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये, कि जस्ट ये, हालांकि जैम में ये वर्ड यूज किया नहीं है, गेट में भी ये वर्ड यूज नहीं किया है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जस्ट हमारे पास यहाँ दो एस्टिमेटर अनबायस्ड है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इसको अनबायस्ड बनाइए और इसका वेरिएंस मिनिमाइज कर लीजिए। तो इसके वेरिएंस को मिनिमाइज कीजिए, वेरिएंस मिनिमम कीजिए, मिनिमम करेंगे तो ए की कोई नंबर वैल्यू आएगी, बी की भी कुछ नंबर वैल्यू आएगी, एंड वो नंबर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वही पूछेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, तो वही पूछना चाह रहा है। और कुछ क्वेश्चन रह गया किसी का? आई थिंक कुछ लोगों का था, देखिए कौन कौन सा रह गया। एक ये सर क्वेश्चन नंबर 22 में सर एक बार पढ़िए। देखो ये अल्फा 22, हाँ बताइए इसमें क्या x1 x2 विद रैंडम सैंपल पॉइजन लैम्डा, है ना। तो कह रहा है कि x1 प्लस x2 सफिशिएंट है लैम्डा के लिए। तो सर जैसे अगर x1 प्लस 2 x2 ले लेते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं आता है, नहीं आता है, तो हाँ। तो ये इसमें कैसे आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो भी सफिशिएंट है? इसमें तो वैसे प्रूफ भी हमने देखा था इसका ना, इसका प्रूफ भी विकर में प्रूफ है और बाकी बुक्स में भी है यस सर. कि हाँ. वो दिखा रखा है कि x1 प्लस 2 x2 सफिशिएंट नहीं होगा, ये तो लिख के दिखा रखा है उसने। एग्जाम्पल ही है जो जहाँ पे ये जो एस्टिमेटर है ना सफिशिएंट वाला, वहाँ पे उसने सॉल्व करके दिखा रखा है इसमें कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं आता है सर हाँ, उसमें. गिवन x1 प्लस 2 x2 बराबर कुछ नंबर ले लो आप,
तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं आता, या कुछ मतलब टी ले लिया तो वो इंडिपेंडेंट थीटा नहीं आएगा। तो ये गलत ऑप्शन दिया है फिर, है ना, जिसने बनाया इसने क्या कर रखा है। ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट होगा ना इसका। हाँ ए करेक्ट होगा बस, बाकी गलत होगा। इसका असाइनमेंट है ये, ठीक है। हाँ ओके सर, हो गया ये तो। और किसी का रह गया? तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं देखा नहीं, हो सकता है किसी का रह गया बताओ, नहीं तो फिर आगे डाउट क्लास तो होगी ही। तो कल भी देखता हूँ, कल यहीं से क्लास लेना पड़ेगा। उधर तो आजकल दुर्गा पूजा चल रहा है तो उधर है ना बहुत शोर शराबा है, तो देखते हैं। चलो ठीक है, तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी जिनका रह गया तो सर नेक्स्ट सिर्फ डाउट एक क्लास। डाउट था, हाँ बोलो। मतलब एमएलए ऑलवेज सब स्टैटिस्टिक होता है, ऑलवेज सफिशिएंट होता है क्या? नहीं सफिशिएंट नहीं होता। एमएलई एक थ्योरम ये है कि एमएलई विल बी अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट जरूरी नहीं होगा, क्योंकि तुम नॉर्मल एक केस में ही देख लो, उसमें तुम देखना पड़ेगा क्या आता है। नॉर्मल म्यू मतलब सिग्मा, हमने लास्ट एग्जांपल किया था यूनिफॉर्म का अभी लेक्चर में, तो पूरा इंटरवल ही एमएलई होता, हाँ एमएलई लेकिन वो सफिशिएंट तो था, नहीं होगा। तो वो लेकिन उसका सफिशिएंट निकालिए क्या आता है उससे। यहाँ पे तो सफिशिएंट भी आ जाएगा, हालांकि वो सफिशिएंट आ जाएगा ना। तो कुछ ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जहाँ सफिशिएंट ना हो एमएलई। मतलब कई बार एग्जैक्टली वो नहीं आता ना। एमएलई क्या होता है, देखो सफिशिएंसी एमएलई में क्या प्रॉब्लम है कि फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा ना। क्योंकि फंक्शन होता है। एग्जैक्ट, क्योंकि एमएलई में क्या है ना, वैसे थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमाइज कर दे लाइक्लीहुड फंक्शन को। तो कई बार जैसे एग्जांपल के लिए तो हो सकता है यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो थीटा की, तो वो कोई फंक्शन होगा एमएलई, ठीक है। एमएलई हो सकता है कि खुद सफिशिएंट हो, ऐसे बहुत सारे केसेस में होंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वही उसका सफिशिएंट स्टेट जो एमएलई आया वो सफिशिएंट ही है। मतलब वो सफिशिएंट कोई और होगा, एमएलई उसका कोई फंक्शन आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। सो एमएलई जो होता है वो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। हर बार एग्जैक्टली सेम दोनों मैच नहीं करेगा, बट वो जो है एमएलई विल बी अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो कोई जो सफिशिएंट एस्टिमेटर उसका कोई फंक्शन हो सकता है, वो ये चीज है। हालांकि लास्ट क्वेश्चन जो आप ओके बोल सर। रहे हैं थीटा प्लस 1 में, उसमें ठीक है एमएलई इंटरवल आ रहा होगा, वो पूरा इंटरवल सफिशिएंट भी है एक्चुअली। वहां पे आप चेक कीजिए एक बार डेफिनेशन है ना, क्योंकि एमएलई चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, और सफिशिएंट के लिए देखना होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ xi का अलग फंक्शन होगा, और थीटा और टी का जो फंक्शन है तो उसमें टी क्या है। तो यहाँ पे तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो वो तो पीडीएफ 1 ही हो गया था, तो ये आ जाएगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल था ना, क्या था 0 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो हो रहा होगा इस क्वेश्चन में। मैं पूछ रहा हूँ यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1, इसमें क्या आता है सफिशिएंट एस्टिमेटर। जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 ही आएगा पीडीएफ इसका तो। एंड कब, जब यहाँ पे आएगा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आया था ईच एक्स आई, ऐसा वो दूसरा क्वेश्चन था क्या, वो तो उसका दूसरा क्वेश्चन था। एक मिनट, ये क्वेश्चन अलग है ना, तो मिक्स हो गया क्वेश्चन। इसके लिए बोल रहे थे ना, तो इसका जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं तो 1 आता है जब एक्स आई थीटा से थीटा प्लस 1 में है। सो लाइक थीटा लेस देन ईच एक्स आई, थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और थीटा प्लस 1 मोर देन ईच एक्स आई, थीटा प्लस मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो थीटा मोर देन nth ऑर्डर से -1, तो यहाँ से आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये थीटा बिलोंग कर रहा है जहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन 1 है। तो ये तो ठीक है, पूरा इंटरवल एमएलई है। अब जब इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालें, कैसे निकालेंगे आप, तो इसको आप लिखेंगे 1 इंटू क्या इंडिकेटर फंक्शन ऑफ दिस कि थीटा xn -1 टू x1, यही है ना।
तो यहाँ ये आप देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा कि xn और x1, अच्छा ये सफिशिएंट है, जॉइंटली सफिशिएंट है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा और एक्साइज का फंक्शन, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इट इज जॉइंटली सफिशिएंट। तो मेरी जो है फंक्शन ऑफ ये है, देखिए तो यहाँ डिफरेंस है। सो वी डोंट, है ना, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरा इंटरवल यहाँ सफिशिएंट है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आर जॉइंटली सफिशिएंट, यहाँ ये बोलेंगे हम कि जॉइंटली सफिशिएंट। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आप इसको रिलेट करो उसके साथ, फैक्टराइजेशन थ्योरम के साथ। सो g ऑफ t कॉमा थीटा, हाँ t कॉमा थीटा, तो t किस फॉर्म का है आपका, तो t यहाँ पे इस t में दोनों आ रहा है, ये दोनों है, तो जॉइंटली सफिशिएंट होगा ये। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एमएल में कहीं ना कहीं पॉइंट को मैक्सिमाइज करना, तो वहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात होती है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ वो नहीं है, बस वहाँ पे है कि वो कौन सा एस्टिमेटर इन्वॉल्व है उस लाइक्लीहुड फंक्शन में, तो जो भी इन्वॉल्व है वो सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब जो थीटा इंटू एक्स का प्रोडक्ट में जो भी एक्स वाला फंक्शन इन्वॉल्व है, एंड दैट फंक्शन विल बी सफिशिएंट। सो एमएल इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, जरूर नहीं एग्जैक्टली, यहाँ हर इंटरवल का बीच का पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए बाकी जिनके डाउट्स कुछ रह गए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। डाउट क्लास तो रेगुलरली चल ही रहा है ना, ऑलमोस्ट डेली ही हो रहा है, तो ठीक है अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। Same to you.